अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास कि रो फैमिली जीटीपीएजीज जो हैं वो किस तरीके से सिग्नलिंग को परफॉर्म करती हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन की थी रैस फैमिली और रैस सुपर फैमिली के हवाले से हम लोगों ने बात की थी। तकरीबन 4 से 5 ऐसी प्रोटीन्स थी जो कि बिलोंग रैस सुपर फैमिली से करती हैं। लेकिन जो है ना उनके नेम्स जो हैं वो डिफरेंट दिए हुए हैं। जैसे रैस के अंदर 3 से टाइप्स थी, इसी तरह से रो की हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि रो मेडिएटेड सिग्नलिंग जो है वो कैसे परफॉर्म की जाती है, किस तरीके से रो मेडिएटेड सिग्नलिंग जो है वो सेल को माइग्रेट करने में, सेल के स्ट्रक्चर को चेंज करने में, सेल को सर्वाइव और ग्रोथ के अंदर जो है वो हेल्प आउट करते हैं। इसी तरीके से जो है ना वो हम लोग कुछ सिग्नलिंग पाथवेज पढ़ेंगे, जिसमें जो कि हम लोग ओवरलैपिंग सिग्नलिंग पाथवे है जिसमें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से एसोसिएटेड और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यही दो जो रिसेप्टर्स हैं उनके हवाले से डिस्कशन की है कि वो रिसेप्टर किस तरीके से सिग्नलिंग को परफॉर्म करते हैं। सो उन्हीं दोनों रिसेप्टर्स की आपस में जो ओवरलैपिंग सिग्नलिंग पाथवेज हैं उनका एक थोड़ा सा जो है ना ओवरव्यू हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। रो सुपर फैमिली जो है ये भी बिलोंग करती है रैस सुपर फैमिली से ही बिलोंग करती है जो रो फैमिली प्रोटीएजेस हैं ये साइटोस्केलेटन्स के साथ जो है वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करती हैं और ये भी सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ जो है वो एसोसिएटेड सिग्नलिंग को परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, साइटोस्केलेटन का अगर हमने नाम लिया है तो ऑब्वियसली हम लोग एक्टिन और मायोसिन और इसी तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो है ना वो जिक्र जरूर करेंगे क्योंकि इन्हीं से मिलकर जो है वो साइटोस्केलेटन बनता है। सो ये दोनों जो है ना वो इन्हीं चीज़ों को रेगुलेट करती हैं। सो अगर वो साइटोस्केलेटन को डिस्टर्ब कर रही हैं, चेंज कर रही हैं, एक्टिवेट कर रही हैं या किसी तरीके से जो है ना वो उसको कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रही हैं तो ऑब्वियसली वो सेल की शेप के ऊपर, पोलैरिटी के ऊपर, मोटिलिटी के ऊपर या उसकी जो अटैचमेंट के प्रोसेसेस हैं उनके अंदर इन्वॉल्व है। इसी तरीके से सेल की जो है ना वो बहुत सी सिर्फ़ और सिर्फ़ साइटोस्केलेटन के साथ ही सिग्नलिंग के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि जीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी जो है ना ये इन्वॉल्व है और सेल के जो है ना वो प्रोपेगेशन के अंदर ये इन्वॉल्व है। देखते हैं कि ये किस तरह से सेल को माइग्रेट करवाती हैं। ख़ास तौर पर ये जो है ना वो न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं उनकी डायरेक्शंस को जो है वो जो है वो प्रोमिनेंट करती हैं और ये उस एक ख़ास डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ को जो है ना वो लेकर चलती हैं। अच्छा जी, 3 बेस्ट कैरेक्टराइज़्ड फैमिली मेंबर्स हैं रो फैमिली मेंबर्स के, जिसमें से रो है, रैक है और सीडीसी 42 है। ये इन्वॉल्व हैं जो कि रैस रो फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं। अच्छा जी, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से रैस फैमिली था कि जीईएफ थी, गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर था, वो उसको एक्टिवेट करता था। इसी तरह से जो है ना वो जीटीपीएज़ एक्टिवेटिंग फॉस्फेटेज़ से जो कि इसको जो है वो डीएक्टिवेट करते थे। बिल्कुल वैसे ही इसकी भी एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन होगी। इसमें हम लोग जो है अच्छा जी, इसी में जो है ना वो हम लोग एग्ज़ाम्पल जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी कि किस तरीके से एक्सॉन्स जो है उसकी ग्रोथ जो है वो एक ख़ास डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। एक्सॉन की डायरेक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो है ना यहाँ पर हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल ली गई। लेट्स से जी कि ये हमारे पास एक एक्सॉन है, उसकी जो कोन है वो एक ख़ास डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। उसका टारगेट जो है वो है कोई मसल सेल, यानी कि उसने मसल सेल के अंदर जाके पेनिट्रेट करना है इस एक्सॉन की कोन ने। लेकिन वो मसल सेल्स तक पहुँचेगी कैसे? अब वो अगर ग्रोथ कर रही है, तो ग्रोथ करते-करते उसका अगर कॉन्टैक्ट हो जाता है, फिज़िकल कॉन्टैक्ट में आ जाती है वो किसी दूसरे ही न्यूरॉन सेल के साथ या किसी ऐसे सेल के साथ जिसके साथ उसने जो है ना वो जिसके अंदर उसने पेनिट्रेट नहीं करना। तो इन एडजेसेंट सेल्स के ऊपर जो है ना हमारे पास एफ्रिन ए1 एक रिसेप्टर प्रोटीन, एक सिग्नलिंग प्रोटीन होती है। ये सिग्नलिंग प्रोटीन जो है ना एक ख़ास किस्म के रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज़ेज़ के साथ जाकर बाइंड करती है। ये टायरोसिन काइनेज़ेज़ जो हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं किसको जी, टायरोसिन काइनेज़ेज़ को, ठीक है? और ये साइटोप्लाज़्मिक टायरोसिन काइनेज़ेज़ जो है ना वो एक्टिवेट कर देंगी रो गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर को, जिसको हम लोग जो है ना वो अ, एफेक्सिन का नाम भी दे रहे हैं। अब ये एफेक्सिन क्या करती हैं जी कि रो ए जिसको कहते हैं हम लोग, ये रो ए को जो है ना वो एक्टिवेट कर देती हैं। अब ये रो एक ए जो ही एक्टिवेट होती है तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं उनको ट्रांसलोकेट करवाना शुरू कर देती है, उनको रीअरेंज करना शुरू कर देती है और इस पूरी की पूरी जो ग्रोथ है इस एक्सॉन की जो ग्रोथ है वो इस डायरेक्शन में स्टॉप कर देती है। क्योंकि इस डायरेक्शन में उसको पता है कि आगे जो है ना वो एक बाउंड्री आ गई, एक सेल आ गया जो जो कि जिसके अंदर इसने पेनिट्रेट नहीं करता।
सो इसलिए ये वाली जो एक्सॉन ग्रोथ है, ये सारी की सारी एक्सॉन कोन जो है वो कोलैप्स कर दी जाएगी और किसी दूसरी डायरेक्शन में जो है ना वो एक्सॉन कोन को जो है वो बड की फॉर्म में जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा, आगे जो है वो ग्रो करवाया जाएगा। जो और दूसरी डायरेक्शन में वो जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता मूव करने की कोशिश करेगी टुवर्ड्स दी मसल सेल। सो इस तरीके से जो है ना ये रो प्रोटीन जो हैं वो सेल के अंदर सेल की माइग्रेशन में जो है वो हेल्प आउट करते हैं कि जिस तरह से ये जो कोन है एक्सॉन की इसने किसी एक खास डायरेक्शन में जाना था तो ये उसकी जो है ना उसको डायरेक्शनाइज करने में उसको जो है वो चैनलाइज करने में जो है वो हेल्प कर रही हैं ये रो प्रोटीन्स। अच्छा जी, इसी तरीके से हम लोगों ने ना फॉस्फोइनएसीटोल डीएजी पाथवे जो है यानी कि आईपी3 डीएजी पाथवे जो है वो बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास एक फॉस्फेटिडाइल इनएसीटोल एक कंपाउंड है जिसके 2 डोमेन्स होती हैं। एक जो है वो मेम्ब्रेनिक डोमेन है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेटेड फॉर्म में है और दूसरी जो है साइटोसोलिक डोमेन है। और जब इसके ऊपर लाइपेज सी जो है वो एक्टिवेट करता था तो वो इसको ब्रेक कर देता था और ये हमारे पास जो इनएसिटोलिक फॉर्म थी ये साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होकर साइटोप्लाज्म के अंदर अपनी सिग्नलिंग परफॉर्म करना शुरू कर देती थी। अगर हमारे पास इसी कंपाउंड के अंदर जब ये अ, टायरोसिन का वो केस था हमारे पास जब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट होते थे। अगर टायरोसिन काइनेज़िस के साथ एसोसिएटेड हों ये पीआई कंपाउंड्स तो इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती। फिर इसमें क्या होता है जी कि इसमें जो है ना वो एक स्पेशल किस्म का काइनेज़ जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, फॉस्फोइनएसीटोल काइनेज़ जिसको हम लोग पीआई3 काइनेज़ के नाम से भी जानते हैं। अब ये पीआई3 काइनेज़ क्या करता है, बजाय इसके कि वो इसको ब्रेक कर दे और इसको जो है ना वो डिसॉल्व होने दे, सेपरेट होने दे इस मेम्ब्रेन से और जाने दे साइटोप्लाज्म के अंदर, ये उसको जो है ना वो मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वो फॉस्फोरिलेट करवा देता है। जब मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर इन कंपाउंड्स की फॉस्फोरिलेशंस हो जाएंगी तो ये फॉस्फोरिलेटेड साइट्स जो हैं ये एक्ट करेंगी एज ए डॉकिंग साइट्स। यानी कि असूली तौर पे होता था कि फास्फोलाइपेज सी ने इनको ब्रेक करना था, ब्रेक करने के बाद इसको आईपी3 और डीएजी में कन्वर्ट करना था, डीएजी मेम्ब्रेन के साथ अटैच रह जाना था और आईपी3 ने डिसॉल्व होकर अपनी डाउनस्ट्रीम एनालिसिस जो सिग्नलिंग है उसको परफॉर्म करना शुरू कर देना था। लेकिन अब चूंकि हमारे पास एक काइनेज है पीआई3 काइनेज जो कि एक्टिवेट हुआ है टायरोसिन काइनेज की तरफ से जो कि एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग के थ्रू आया। सो ये काइनेज क्या करता है इन फॉस्फेट ग्रुप के इन एसीटोल ग्रुप के ऊपर जो है ना वो मल्टीपल पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट रेजिड्यूज अटैच कर देता है। अब ये जब फॉस्फेट रेजिड्यूज अटैच हो जाएंगे तो ये डॉकिंग साइट के तौर पे एक्टिवेट करेंगे। अब इनके साथ एक सिर्फ और सिर्फ वही प्रोटीन्स आके बाइंड कर सकते हैं जिनके पास जो है ना एक खास किस्म की डोमेन मौजूद होती है जिसको हम लोग पीएच डोमेन कहते हैं। बेसिकली जिसे हमने इसी तरह से दो हमने डोमेन्स पहले भी पढ़ी थी, SH3 डोमेन्स, SH2 डोमेन्स पढ़ी थी। इनके फंक्शंस को हम लोग ने डिटेल से डिस्कस किया था। अब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पीएच डोमेन्स। ये जो पीएच डोमेन्स है ये बेसिकली है तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डोमेन, यानी कि ये उन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होती है जिन प्रोटीन ने किसी दूसरी प्रोटीन के साथ जो है वो लिंक करना है। लेकिन बड़े ही स्पेशल केस में जो है ना ये एक जो है ना एक्सेप्शन अपने आप के अंदर प्रोवाइड करती हैं कि ये पीएच डोमेन जो है ना वो इन इनएसीटोल फास्फोरिलेटेड इनएसीटोल्स के साथ भी जो है वो डॉक करती हैं और बाइंड करती हैं। सो वो प्रोटीन्स इन फास्फोरिलेटेड इनएसीटोल्स के साथ आके बाइंड करेंगी और जो है ना सिग्नलिंग को प्रोसीड करवाएंगी। इसी तरह से एक हमारे पास एक स्पेशल जो है वो प्रोटीन है जिसके पास पीएच डोमेन मौजूद है जिसको हम लोग कहते हैं सेरिन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज एक्ट एकेटी, जो हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जिसके पास पीएच डोमेन होती है जो पीएच डोमेन इनकी जगह पर आके बाइंड करती है। देखते हैं कि ये किस तरीके से पीआई3 काइनेसिस और एकेटी सिग्नलिंग पाथवे जो है वो सेल को स्टिमुलेट करते हैं सर्वाइवल एंड ग्रोथ के हवाले से। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं हमारे पास जो ही सेल की मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ टायरोसिन काइनेसिस के साथ जाकर बाइंड करते हैं, देन वो पीआई3 काइनेसिस को एक्टिवेट कर देते हैं। पीआई3 काइनेसिस जो है वो उन फॉस्फोइनएसीटोल को जो है फॉस्फोरिलेट करवा देगी पी3 के अंदर, पीआईपी3 के अंदर कन्वर्ट करवा देगी, जिसके बाद जो है ना ये दो तरह के काइनेसिस को अपने अंदर रिक्रूट करेंगी। नंबर वन एकेटी है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा जिसको हम लोग जो है ना वो प्रोटीन काइनेज बी का नाम से भी जानते हैं। और इसी तरह से दूसरा है हमारे पास फॉस्फोइनएसिटाइड डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस वन पीडे के वन।
अब ये जो PDK1 है या AKT है, ये इन दोनों को जो है ना वो रिक्रूट किया जाएगा। जो ही एक्टिवेट हो जाए, इन दोनों का मकसद क्या है, एक्टिवेट करना AKT को, और जो ही एक्टिवेट हो जाएगा AKT, तो ये क्या हो जाएगा जी कि ये फास्फोरिलेट करवाएंगे डिफरेंट टारगेट प्रोटीन्स को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि अपनी डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग को जो है वो परफॉर्म करेंगे। मोस्टली इनका जो टारगेट होता है ना, उसको इन्होंने ब्लॉक करवाना होता है। इनका मकसद होता है कि किसी ऑनगोइंग सिग्नलिंग पाथवे को जो है ना वो ब्लॉक किया जाए। तो यहाँ पर एक पूरा पूरा जो है ना वो सिग्नलिंग कैस्केड है। इसमें हम लोग देखते हैं जी कि ये हमारे पास जो है ना वो एक सर्वाइवल सिग्नल आया है सेल की तरफ से। एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो सर्वाइवल सिग्नल होता है वो हमेशा जो है ना वो सेल के कांटेक्ट के करने के साथ ही आता है, कोई ना किसी प्रोटीन के साथ जो है ना वो कांटेक्ट में आने से आता है। और मोस्टली जो सेल सर्वाइवल सिग्नल्स होते हैं वो किसी दूसरे सेल के फिजिकल कांटेक्ट में होने से जो है वो एंटर होता है। सो नेबरिंग सेल्स जो है ना वो एक्चुअली एक दूसरे को जो है वो सर्वाइवल सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। सो उनमें जो है जो ही कोई सर्वाइवल सिग्नल आएगा तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस जो है वो एक्टिवेट करवाएंगे, जिसको हम लोगों ने कहा फास्फोइनएसिटोल काइनेज 3। ये जो है वो काइनेज इस इनएसिटोल को जो है वो कन्वर्ट कर देगा PIP3 के अंदर। अब ये PIP3 जो है वो एक्चुअली एक साइट प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अटैचमेंट। अब इसके साथ मैंने कहा था दो तरह के काइनेजेस अटैच होंगे, PDK1 एंड AKT। ये दोनों जो हैं इसके पास चूंकि PH डोमेन्स हैं, तो ये दोनों इस पोजीशंस के ऊपर आकर बाइंड करेंगे, और बाइंडिंग करने के बाद इनका मकसद यही है कि इस ग्रीन कलर के AKT को जो है ना वो एक्टिवेट करना। जो ही एक्टिवेट होंगे तो ये आगे जो है ना वो मज़ीद अपना सिग्नलिंग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। वो मज़ीद जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसके अंदर वो जो है ना उनका मेजर फंक्शन है कि वो अपॉप्टोसिस को रोक सकें और सेल को जो है ना वो कंटिन्यू रख सकें। जिस तरह यहाँ पर आगे से मज़ीद उसने एक बताया हुआ जी कि बैड प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन्स जो हैं वो ब्लॉक की होती हैं मोस्टली उस इनहिबिटर को जो अपॉप्टोसिस को रोक रहा होता है। जो ही ये AKT प्रोटीन्स आती हैं तो ये इनहिबिटर जो है वो आज़ाद हो जाता है। अब ये इनहिबिटर जो है वो अपॉप्टोसिस को ब्लॉक करके रखेगा। जब तक ये AKT एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे, ये इनहिबिटर आज़ाद रहेगा और ये अपॉप्टोसिस को रोके रखेगा, और सेल जो है वो उसकी डेथ नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये AKT अगर किसी वजह से ख़राब हो जाए या इसका सिग्नलिंग पाथवे के अंदर किसी तरह से डैमेज आ जाए, तो ये इनहिबिटरी प्रोटीन जो है वो अपॉप्टोसिस को नहीं रोक पाएगी। अपॉप्टोसिस को नहीं रोक पाएगी। अगर इसका एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाए, ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, ठीक है, तो सेल जो है वो कंटिन्यूअसली जो है ना वो सर्वाइव करता रहेगा, उसकी डेथ नहीं हो जाएगी। इवन सेल जो है वो ख़राब होने के बावजूद जो है वो बिल्कुल जो है ना वो प्रेजेंट रहेगा, लाइव रहेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। सो ये कैंसर के अंदर भी जो है ना ये सिग्नलिंग पाथवे जो है वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर जो है ना वो एक स्केच सा बना हुआ है जिसमें समराइज करने की कोशिश की गई है डिफरेंट पाथवेज जो कि हम लोगों ने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस के हवाले से डिस्कशन की है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में हम लोगों ने पढ़े थे एडेनिलाइल साइक्लेज और साइक्लिक AMP और प्रोटीन काइनेजेस के हवाले से एक पाथवे पढ़ा था जो कि सॉलिडली है, इंटैक्ट है, किसी के साथ इतना इंटरमिंगल नहीं हो रहा, खास तौर पर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस के केस में। लेकिन चूंकि साइक्लिक AMP जो है वो दूसरे बहुत से पाथवेज के साथ इंटरमिंगल होता है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया क्योंकि हम लोग इन दोनों के साथ जो है ना वो कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। सो जी प्रोटीन फास्फोलाइपेज C के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि IP3DAG पाथवे जो है वो इन दोनों के अंदर जो है ना वो कॉमन आ रहा है और एक कॉमन लिंक प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके थ्रू जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो रहे हैं और एक दूसरे को जो है वो एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये दूसरे पाथवेज हैं जिसमें मैप काइनेज पाथवे है, AKT पाथवेज हैं। इन पाथवेज को जो है वो हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने रैस के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम कि रैस जो है वो अगर स्कैफोल्ड प्रोटीन्स नहीं होगी तो वो दूसरी पाथवेज को भी डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि रैस जो है वो सेम प्रोटीन मल्टीपल पाथवेज के अंदर यूज़ हो सकती हैं। इस तरह से ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक हो सकते हैं। अगेन इनकी जो टारगेट साइट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इंटरमिंगल नज़र आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से जो है ना वो इंटरमिंगल कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है ना वो छोटा सा टॉपिक था आज का। होप सो कि आप लोगों को समझ आई हो। इस टॉपिक की बुक से रीडिंग प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है। बुक रीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए। किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।